ओके, फंक्शंस की बात करते हैं। आज हम स्कूल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है। बेसिकली मैनेजमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट दोनों के जो फंक्शंस हैं वो लगभग एक ही डायरेक्शन में है, सेम ही है। वो अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, जो हमारा एम है उसके अकॉर्डिंग वो होता है, बट जो बेसिक डायमेंशन है वो सेम ही है। तो क्या वो बातें हैं, क्या फंक्शंस में चीजें इंक्लूड करते हैं, इसकी चर्चा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेनली स्कूल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जब मैनेजमेंट फंक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पे 5 सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस माने जाते हैं मैनेजमेंट में। दैट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन फर्दर मोर है, उसके बाद और भी फंक्शंस टाइम टू टाइम ऐड किए गए हैं। फंक्शंस तो बहुत होते हैं। तो वो मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन, और साथ में जो और भी फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट बनाते हैं स्कूल मैनेजमेंट को, जस्ट लाइक बजटिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। बेसिक इन 8 फंक्शंस को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक जो फंक्शंस है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना रोल है, और हर एक के बिना जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, हमने पीछे भी बात की थी जब मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, स्कूल मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, तो हमने बोला था इट इज अ प्रोसेस एंड इट प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये इन फंक्शंस को मिला के ही बनता है। इनके बिना मैनेजमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। तो ये फंक्शन उसमें है। वन बाय वन एक एक को हम डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो, दोनों में फर्स्ट फंक्शन इसको माना जाता है प्लानिंग को। प्लानिंग क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो हम पहले उसके बारे में एक योजना बनाने का कार्य करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसके विभिन्न जो अलग अलग एरिया हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और हम उस कार्य को करने से पूर्व, चाहे कोई भी कार्य हो, उसको करने से पहले उसकी तैयारी करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, वो जो आइडिया हमारे माइंड में आया है उसको ड्रॉ करना, दैट इज द प्लानिंग। बेसिकली प्लानिंग में हम करते क्या है, ये 5 क्वेश्चंस का आंसर हम सेट करते हैं प्लानिंग में। बेसिकली फर्स्ट वन, व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। कोई भी काम हम करने जाएंगे तो पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें करना क्या है। देन व्हाई टू डू, क्यों करना है। हम कुछ भी कार्य को करना है तो करना क्यों है, क्या करना है, देन क्यों करना है, ये डिसाइड करना। देन क्यों करना है, यदि ये निश्चित हो गया तो कैसे करना है, किस प्रकार से किया जाएगा, हाउ टू डू। देन कब किया जाएगा, ये निर्धारित करना कि उस कार्य को कब किया जाना है, क्या टाइम शेड्यूल क्या होगा। देन हु इज गोइंग टू डू इट, और उस कार्य को करेगा कौन, जो करने वाला व्यक्ति होगा, जो माध्यम होगा, जो लोग उसमें चाहिए वो कौन होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर ही हमारा योजना बनाने का कार्य है। किसी भी कार्य के संबंधित हम विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन में हमने पहले ही बात की थी कि हम ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे विद्यालय के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो प्लानिंग में क्या होता है, व्हाट टू डू, हमारा जो गोल है उसे हमें अचीव करना है। देन उस गोल को अचीव कैसे करना है, व्हाई टू डू, क्यों अचीव करना है, उससे हो क्या जाएगा, उस गोल को अचीव करने से क्या क्या होगा, इसकी योजना बनाना। देन उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम करेंगे कैसे, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में योजना बनाना। और फिर हमने ये निर्धारित कर लिया कि जो हमारे विद्यालय का उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना है। देन फिर ये निर्धारित करते हैं कि इसे कब और कैसे करना है, उसकी शेड्यूलिंग क्या होगी।
हम उसको एक समय अवधि निर्धारित करते हैं। हम 1 ईयर गोल बनाते हैं, 2 ईयर गोल बनाते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर। जो हमारा एम होगा, जो गोल होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन हम उसे सब डिवाइड करते हैं। हम उसे 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ में डिवाइड करते हैं और 1 बाय 1 शॉर्ट टू लॉन्ग, छोटे छोटे स्मॉल गोल से शॉर्ट गोल, देन शॉर्ट गोल से लॉन्ग गोल को हम अचीव करते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो गोल है उसके अकॉर्डिंग हमारा सब डिवीजन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फिर 1 बाय 1 एक को हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो वो सब गोल डिवाइड करना, सब ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, दैट इज ये व्हेन टू डू और हाउ टू डू, एंड द लास्ट हु विल गोइंग टू डू इट, कौन करेगा। अब सपोज मैं यदि स्कूल मैनेजमेंट का, मैं यदि मैनेजर हूँ, सपोज मैं यदि मैनेजर हूँ, स्कूल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रस्ट है उसका मैं मैनेजर हूँ, ट्रस्टी हूँ, तो मेरे अकेले चाहने से वो नहीं होने वाला। मुझे टीम चाहिए, टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, फिर इनरोलमेंट होगा, बच्चे आएंगे, पूरी वो टीम चाहिए। उनके बिना तो वो जो स्कूल का जो गोल है, एम है, वो तो अचीव हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, उसके बारे में प्लान करना, उसके बारे में योजना बनाना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है योजना बनाने की प्रक्रिया। कार्य करने के पूर्व उसके बारे में मंथन करना, विचार करना, एक प्लान ड्रॉ आउट करना, उन सबको निर्धारित करना जिसके बेसिस पे आगे कार्य का क्रियान्वयन होगा। उससे पहले की योजना बनाना, यही प्लानिंग होता है। और इसको सिंपल यदि हम एक सेंटेंस में बोले तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग व्हाट शुड बी डन टू अचीव देम। हमने जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को हमने जो डिसाइड किया, निर्धारित किया है अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, उनको हम अचीव कैसे करेंगे, उसकी जो अचीव करने की जो प्रक्रिया होगी उसकी तैयारी करना, उसके लिए योजना बनाना, यही प्लानिंग है। और यही स्कूल मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेज होता है। और सामान्य भाषा में हम बोले तो आप ये कह लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति एक अपने लिए एक घर का निर्माण करने जाता है तो घर कितना अच्छा होगा डिपेंड करता है कि उसकी प्लानिंग कितनी अच्छी की गई। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी निश्चित रूप से घर भी उतना ही अच्छा बनेगा। प्लानिंग यदि सही नहीं हुई तो पता चला कि आपने बजटिंग का ध्यान नहीं दिया, शुरू में ही बहुत इन्वेस्ट किया, बाद में आपके पास पैसे ही नहीं रहे, आधे पे घर रुक गया, वो 5 साल 10 साल ऐसे ही रुका हुआ है। या आपने पहले डिसाइड नहीं किया, आपने काम बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं की, आपने शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि नहीं ये रूम तो यहाँ होना चाहिए था, या इसका ब्रेथ ज्यादा, इसकी चौड़ाई ज्यादा रखनी चाहिए थी, ये छोटा रखना चाहिए था। तो फिर से आपको पता चला पूरा भी नहीं हुआ, बीच में ही आपको वापस से तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर से उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इट मीन्स एक बार आपने सटीक योजना बना ली, एक निश्चित योजना बना ली, तो निश्चित रूप से आपका कार्य का जो रिजल्ट आएगा, जो आपका वर्क है उसका जो रिजल्ट आएगा, वो निश्चित रूप से जो आपने प्लान किया था, जो आपने डिटरमाइन किया था, उसी के अनुरूप होगा और वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा। लेकिन यदि प्लानिंग में हमने जल्दीबाजी कर दी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे हम कोई भी कार्य करने जाए, यदि प्लानिंग में हमने जल्दीबाजी कर दी या उस रूप में नहीं किया, उस तरीके से नहीं दी, जितना टाइम देना चाहिए था, जितना इफर्ट वहां लगाना चाहिए था, जितना हमें वहां पे समय देना चाहिए था, हमने नहीं दिया, हमने वहां पे जल्दीबाजी कर दी, तो निश्चित रूप से जो कार्य का प्रतिफल होगा वे उतना अच्छा नहीं होगा जैसा हमने कल्पना की थी, जैसा हमने सोचा था, या जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य था, उसकी पूर्ति उतनी हद तक नहीं हो पाएगी जितना हमने विचार किया था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्लानिंग को सफिशिएंट टाइम दिया जाए, अच्छे से किया जाए। एक बार प्लानिंग में जितना टाइम लगना है लग जाए, लेकिन बाद में हमें फिर उसमें वापस से परिवर्तन की आवश्यकता न पड़े। और प्लानिंग हमें हमेशा भविष्य को देख के उसके अनुरूप करनी चाहिए। आज जो वस्तुस्थिति उसके अनुरूप नहीं, भविष्य में क्या होगा उसके हिसाब से प्लानिंग के लिए निश्चित रूप से दूरदर्शिता चाहिए। जितना जो मैनेजर होगा ना उसको दूरदर्शी होना चाहिए। यदि स्कूल मैनेजर की भी हम बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, जो भी वहां पे मैनेजमेंट में लोग हैं, वो जितने दूरदर्शी होंगे उतनी ही अच्छी वो प्लानिंग कर पाएंगे
और उतना ही अच्छा उनका आगे के स्कूल का जो कार्य होगा या जो वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनका जो भविष्य होगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसके प्रबंधकों ने, उसके निर्णायक मंडल जो सदस्य हैं जो उसमें शामिल हैं प्रबंधन में, उन लोगों ने कितनी अच्छी प्लानिंग की और कितनी अच्छी दूरदर्शिता अपनी जो थी उसका उन्होंने लाभ उठाया। निश्चित रूप से इस प्रकार योजना बनाना सबसे प्रमुख कार्य है शैक्षिक प्रबंधन का या विद्यालय प्रबंधन का। दूसरा मुख्य कार्य है ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, संगठन। ये निश्चित रूप से सही है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम योजना अच्छी बना लेते हैं, लेकिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए, उसे धरातल पे उतारने के लिए लोग चाहिए, टीम चाहिए, समूह चाहिए। बिना उसके अच्छी से अच्छी योजना वो धरातल पे नहीं उतर सकती, या उसका उतना लाभ नहीं मिल सकता, या उसका हम कह लें कि परिणाम ऐसा नहीं आएगा जैसा विचार किया गया था, सोचा गया था। इन सबके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो संगठन चाहिए हमें, जो उस कार्य को क्रियान्वित करेंगे, धरातल पे लाएंगे, जो उसको मिलकर एक समूह के रूप में उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और जिसके लिए योजना बनाई गई थी उस योजना को क्रियान्वित करेंगे, उसके लिए वो टीम, वो समूह चाहिए। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है, हम यहाँ पे वर्क को स्ट्रक्चरिंग करते हैं, मतलब हम एक संरचना प्रदान करते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम विद्यालय की बात करें स्कूल मैनेजमेंट में, तो जो हमारे विद्यालय का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इट मींस नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर, केवल भौतिक संरचना ही नहीं, भौतिक संरचना के साथ साथ जो उसमें लोग होंगे, जो मानव संसाधन है, उसकी जो संरचना होगी उसको भी इस तरीके से अरेंज किया जाएगा, इस तरीके से उसको संगठित किया जाएगा ताकि वो अपने उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो और उसे सही रूप में, सही तरीके से प्राप्त भी कर ले। और क्या बातें आती हैं ऑर्गेनाइजिंग में, संगठन जब की बात जब होती है तो एक्चुअली संगठन में क्या होता है कि हमने पहले ही बोला कि ये एक हमें टीम चाहिए, एक लोगों का समूह चाहिए जो मिलकर साथ में जो निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करेगा। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वर्किंग रिलेशन है बिटवीन दी ह्यूमन रिसोर्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय के अंदर जो भी मानव संसाधन है, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, अन्य ऑफिस के कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उन सभी के बीच में जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत प्रॉपर और परफेक्ट वहां पे होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम है, ये प्रबंधन का काम है कि इस तरीके से जो मानवीय संसाधन है उनके बीच के संबंधों को वो संगठित करे, उसकी संरचना ही ऐसी बनाए जिससे कि वो सभी मिलकर एक टीम के रूप में यूनाइटेड होकर अपने जो संस्था के जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उनकी तरफ अग्रसर हो और उसे प्राप्त करने के लिए टीम वर्क करें, मिलकर कार्य करें। लेकिन अब बात आती है कि ये टीम वर्क या फिर जो हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं, इनके लिए करना क्या होगा? इनके लिए कुछ फिर वैसे प्लानिंग करें, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन हम रेज करते हैं, उसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, और सोल्यूशन ढूंढते तो हम कैसे ऑर्गेनाइजिंग करना है उसका उत्तर हमें खुद ब खुद मिल जाता है। जैसे डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क टू बी डन, प्लानिंग हमने डिसाइड किया था कि क्या करना है, अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो प्लान किया तो उसके अकॉर्डिंग टास्क क्या करना है, उसको निर्धारित करना है। देन हु विल इंप्लीमेंट एन कोऑर्डिनेट टास्क, कौन इंप्लीमेंट करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा। इट मींस हम वहां पे वर्किंग डिसाइड करते हैं, जो टीम है हमारा, जो एम्प्लॉय है उनका वर्क डिसाइड करते हैं, किसको क्या करना है, किसको कोऑर्डिनेट करना है, किसको इंप्लीमेंट करना है, उनका वर्किंग एरिया डिसाइड करते हैं। हाउ टू टास्क आर टू बी ग्रुप्ड,
जो टास्क है, जो कार्य निर्धारित किए गए, वो ग्रुप में कैसे होंगे, इसके लिए लोगों को, जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उन सबके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है। कोई एक शिक्षक से विद्यालय के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। एक शिक्षक चाहे कि मैं अकेले विद्यार्थियों के अंदर सारे गुणों का विकास कर दूं, तो कुछ हद तक वो कर सकता है, लेकिन वो संभव नहीं है। सभी को चाहिए। केवल भाषा का शिक्षक, केवल विज्ञान का शिक्षक, केवल गणित का शिक्षक, वो अपने विषय से संबंधित योग्यता कौशल का विकास कर सकता है विद्यार्थियों में, बाकी विषयों से संबंधित नहीं। किंतु यदि सभी शिक्षक अपने विषयों से संबंधित जो भी कौशल योग्यता का विकास निर्धारित किया गया, पूर्व निर्धारित है, उसको यदि वो करे, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी का जो हम कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हो सकेगा। तो उसके लिए क्या है कि हर किसी को अपना कार्य करना पड़ेगा, और फिर सामूहिक रूप से, इंडिविजुअल भी और फिर सामूहिक रूप से। ऐसा नहीं कि मैं यदि मैथ का शिक्षक हूं तो मुझे केवल मैथ से संबंधित उसमें अपनी कक्षा में रुचि है, बाकी कार्यों से नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही विद्यार्थी सभी अध्यापकों का छात्र होता है। इट मीन्स सब्जेक्ट एक है, जहां पे हमें कार्य करना है वो कक्षा, वो विद्यार्थी एक ही है। शिक्षक अलग अलग हो सकते हैं, तो सभी को एक ही क्लास में एक ही विद्यार्थियों पे कार्य करना है, तो उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप भी, जो कोऑर्डिनेशन है, जो रिलेशनशिप है, वो भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। यही काम मैनेजमेंट का है, वो कैसे सभी शिक्षकों को, अध्यापकों को, कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। एक झंडे के नीचे हम कह ले, जो हमारा एक संगठन है, जो हमारा एक गोल है, उसके डायरेक्शन में कैसे हम सभी को संगठित कर लें और सभी मिलकर केवल उसी की प्राप्ति के लिए कार्य करें। एंड वन क्वेश्चन मोर, हु रिपोर्ट टू हुम एंड वेयर डिसीजन टू बी मेड। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? मैंने कोई कार्य किया तो मुझे उसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है, और डिसीजन कौन लेगा? फिर वही बात कि कार्यों का विभाजन हो, कार्य निर्धारित हो, हर किसी की जवाबदेही निर्धारित हो, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निर्धारित हो, अथॉरिटी, हर कुछ डिसाइडेड हो, कंफ्यूजन न हो, सभी के अपने अपने रोल निर्धारित हो और उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते जाए, तो निश्चित रूप से सभी अपना कार्य करेंगे, और सभी जब अपना कार्य करेंगे तो मिलकर वो सामूहिक कार्य भी होगा, और वो जो हमारा लक्ष्य निर्धारित था उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो मैनेजर होते हैं, जो विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य या जो भी ट्रस्टी हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं, उन सभी का ये कार्य होता है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर बोथ, दोनों एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, उनके बीच ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करे, उनका कार्य निर्धारित करे उनकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, और उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, एक हेल्दी इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, जहां पे व्यक्ति कार्य कर सके, एक दूसरे के पीछे न पड़ के वो अपने कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगा सके। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है और उसने ऐसा कैसे कर लिया, ये ध्यान लगाने के बजाय वो अपने कार्यों में संलग्न रहे, अपने कार्यों को अच्छा से अच्छा करे, और दूसरा अन्य व्यक्ति उस संस्था का हर किसी को सहयोग करे। मैं अच्छा कर रहा हूं तो बाकी अध्यापक मुझे सपोर्ट करे, कोई और अध्यापक अच्छा कर रहा है तो मैं उसे सपोर्ट करूं, ऐसा नहीं। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट होता है, जब ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, तो निश्चित रूप से संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग कार्य में क्या क्या की बातें आती हैं? स्ट्रक्चरिंग करना, देन रिलेशनशिप डेवलप करना, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपरली, जिसके द्वारा प्रबंध तंत्र, विद्यालय प्रबंध तंत्र एक संगठित वातावरण का निर्माण करता है, जिसके द्वारा विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो ये भी एक प्रमुख कार्य है विद्यालय प्रबंधन का। देन अगला फंक्शन है स्टाफिंग। अब हमने योजना बनाई, हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, देन बात आती है कि उसके लिए हमको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, तो हमको स्टाफिंग भी करना होगा, हमको कर्मचारी भी चाहिए। तो स्टाफिंग में क्या क्या बातें आती हैं? वो
अन्य प्रबंधन की तरह विद्यालय प्रबंधन में भी वो महत्वपूर्ण है। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। अब हमें एम्प्लॉय चाहिए, चाहे वो ऑफिस एम्प्लॉय हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या फोर्थ क्लास स्टाफ हो, कोई भी हो, उनको रिक्रूट करना, रिक्रूटिंग में देन वापस उनको एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, जिसकी नीड स्कूल मैनेजमेंट को है उनको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना इट मींस बाकी को रिजेक्ट करना। सिलेक्शन क्या होता है, कभी हर एक का सिलेक्शन नहीं होता है, किसी एक का सिलेक्शन होता है तो रिजेक्शन भी होता है, उससे पैरेलल वो वर्ड चलता है। तो सेलेक्ट करना किसको, जिसकी नीड हमें है, जो हमारे हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा मैनेजमेंट को, उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। देन उसको अपॉइंट करना। अपॉइंट करना इट मींस उसके वर्क को डिसाइड करना, उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको डिसाइड करना। देन बदले में उसको क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना है। देन इट कम्स इन स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग। दूसरी बात आती है डिसाइडिंग रेम्यूनरेशन एंड प्रमोशन। अब हर एक एम्प्लॉय को जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, देन उसका प्रमोशन एंड अदर जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, देन उसके बारे में चीजों को डिसाइड करना। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, केवल रिक्रूटिंग नहीं, जो पहले से है या जो रिक्रूट हो रहे हैं सभी के लिए, जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में विचार करना, उसके लिए प्रयास करना। आप देखते होंगे कि प्राय हर एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ कोर्स करने होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, कोई वर्कशॉप कर लिया, कोई ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग कर लिया, इस तरीके से चलते हैं। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपडेट नहीं होंगे, और अपडेट नहीं होंगे तो हम अपने लर्नर्स को उस तरीके से तैयार भी नहीं कर पाएंगे। तो उनको अच्छे से तैयार करने के लिए, उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए हमें भी टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है एज अ टीचर। तो ये स्कूल मैनेजमेंट का काम है कि वो स्टाफिंग फंक्शन के अंतर्गत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को वो चलाते रहें। देन मेंटेनिंग द पर्सनल रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ हर किसी का पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करें, जिसके बेसिस पे फर्दर उनका प्रमोशन एंड किया जाए। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन है स्कूल मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग, निर्देशन। निर्देशन इसमें क्या होता है, हमने कर्मचारी को, हमने एम्प्लॉय को भर्ती कर लिया, अपॉइंट कर लिया। अब बात आती है कि आगे हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे संगठन के जो लोग हैं उनको निर्देशित करना होगा। और इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कोई भी निर्देश दे, कोई भी डायरेक्शन दे कार्य करने के लिए अलग अलग। जैसे प्रधानाचार्य प्राय शिक्षकों को बोलते हैं, जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जो हमारे रेगुलर फंक्शन है, उसके अलावा भी कुछ कार्य हमें दिए जाते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन क्या केवल निर्देश देने से वो कार्य सफल हो जाएगा? क्या निर्देश देने से ही वो कार्य हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे? क्या निर्देश देने से ही हम इतने मोटिवेट हो जाएंगे, हम बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे? शायद नहीं। उसके लिए क्या करना होता है डायरेक्टिंग फंक्शन के अंतर्गत, कि जो भी स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं, यदि प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल, केवल निर्देश देने से ही कार्य नहीं होने वाले। क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। उसको इस प्रकार से मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल इफिशियंसी के साथ वे उस कार्य को सर्वोत्तम रूप में करने में सफल हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको प्रॉपरली मोटिवेट करें। जब वो मोटिवेट होगा तो अपनी फुल एनर्जी के साथ कार्य करेगा। और उसके साथ साथ मैनेजर का क्या काम होता है? उसको सुपरवाइज करना, वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं, सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, उसको सुपरवाइज भी करना है। यदि कहीं भी भटकाव हो रहा है तो उसे गाइड किया जा सके। ऐसा नहीं कि जब
करने के बाद वो लौट के आए फिर बोले कि मैंने किया, फिर आप बोलो कि आपने तो गलत कर दिया। तो सुपरवाइज करना, ताकि यदि कहीं भी भटकाव हो तो वहीं पे उसे रोका जा सके, वहीं पे उसे रास्ता दिखाया जा सके। ये मैनेजर का काम होता है। ये स्कूल मैनेजमेंट में यदि प्रधानाचार्य हैं, वो देख रहे हैं, तो उनका ये कार्य है कि शिक्षक सही। तो डायरेक्टिव में क्या होता है कि जो भी स्कूल मैनेजर है वो इस तरीके से मोटिवेट करे एम्प्लॉय को, और साथ ही साथ सुपरवाइज भी करे, वो रास्ते से कहीं भटके भी नहीं। ऐसा नहीं कि केवल निर्देश देकर छोड़ दिया, जाओ आपको ये काम करना है, और वो गया, वो जो भी टीचर है वो उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने एफर्ट लगाया, फिर वो आके बोलता है कि ये मैंने इस तरीके से किया। फिर वो मैनेजर या प्रिंसिपल बोले कि नहीं है, इसको तो ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो वहां पे किसकी गलती है? केवल शिक्षक की या कर्मचारी की गलती नहीं है, मैनेजर की भी गलती है कि उसने प्रॉपर्ली सुपरवाइज क्यों नहीं किया। ऐसा ऐसा नहीं कि एक बार निर्देश देकर छोड़ दिया कि आप बस करके आ जाओ। सुपरवाइजिंग भी करना होता है कि सही डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि कहीं डायरेक्शन गलत जा रहा है तो उसे वहीं पे सजेस्ट करना, गाइड करना। एंड द नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग। उस जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो भी टास्क दिया गया, वो टास्क हो रहा है नहीं हो रहा है, कहां तक पहुंचा, किस डायरेक्शन में पहुंचा, कितना हुआ, तो एम्प्लॉय के साथ, टीचर के साथ कम्युनिकेट करना, बार बार कम्युनिकेट करना। फॉर स्कूल एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्कूल में अब प्रिंसिपल की तरफ से मुझे, मान लीजिए मैं शिक्षक हूं, मुझे कोई कार्य दिया गया, डायरेक्शन दिया गया कि मुझे ये कार्य को करना है, मैंने अपने तरीके से स्टार्ट किया। तो टीचर, प्रिंसिपल का क्या काम है एज ए मैनेजर, कि वो तो पहले तो जब टास्क दे मुझे तो उसी टाइम मुझे मोटिवेट कर दे। चलो मोटिवेट कर दिया, मैं फुल एनर्जी के साथ काम शुरू कर दिया। फिर वो मुझे सुपरवाइज भी करते रहे, मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बीच बीच में मुझसे बात भी करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे। हाँ, जब भी मुलाकात होगी, हाँ कहाँ तक पहुंचा, अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, लगे रहिए। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज डायरेक्शन दिया, 1 महीने टाइम दिया और 1 महीने बाद बुला पूछू क्या हुआ, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैं, रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनाइटेड होकर काम करना है फॉर अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए हम सभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहां पे मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग के साथ साथ एक कम्युनिकेशन भी चाहिए। बीच में जब भी मुलाकात हो, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो, कोई सजेशन हो, इस तरीके से वहां पे इंटरेक्शन किया जाए, ताकि सभी लोग मिलके एक निश्चित डायरेक्शन में कार्य कर सके। तो ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डायरेक्टिंग। देन नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कोई भी प्रबंधन हो, विद्यालय प्रबंधन में भी, अन्य में भी, नियंत्रण करना, ये प्रबंधक का बहुत महत्वपूर्ण काम है, विद्यालय प्रबंधन में भी। इसमें नियंत्रण करने में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं एज ए मैनेजर। सपोज मैं प्रिंसिपल हूं या मैं ट्रस्टी हूं, मैं मैनेजमेंट का मेंबर हूं, तो मुझे कंट्रोलिंग कैसे करनी है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो प्लान किया था मैंने और जो एक्चुअल में काम हुआ है, उन दोनों में कितनी समानता है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, समानता है या कितना अंतर है, उसको फाइंड आउट करना। तो मैंने स्कूल मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बेसिकली जो स्कूल मैनेजर होता है, उसको ये देखना होता है कि जो प्लानिंग किया गया था, जो पहले से योजना बनाई गई थी कि इस प्रकार से कार्य करना है, इन लोगों को ये कार्य करना है, इन लोगों को इस प्रकार से कार्य करना है, जिससे कि हम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो और जो एक्चुअल में कार्य हुआ, जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है।
प्लान क्या था और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, दोनों परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं। यदि दोनों इक्वल है, इट मींस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो बहुत अच्छी बात है। इट मींस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कार्य किया और अपने जो एम थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें वो सक्सेस भी हुआ, अचीव भी किया उसको। लेकिन यदि प्लान परफॉर्मेंस, जो योजना बनाई गई थी और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस आया, दोनों में गैप है, दोनों मिसमैचिंग है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रबंध तंत्र को देखना पड़ेगा कि यदि ये इक्वेशन इक्वल नहीं है, गैप है, मिसमैच है, तो रीजंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उन रीजंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा और सजेस्ट करना होगा करेक्टिव मेजर्स को कि किस कारण से ये गैप आया, ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लान परफॉर्मेंस में जो गैप है वो किस कारण से आया, क्यों आया, उसको पता करना पड़ेगा और उसके लिए विकल्प या कैसे इस गैप को हम कम करें या खत्म करें, उसके लिए रास्ता भी बताना पड़ेगा। ये काम होता है मैनेजमेंट का, जिसको कि हम कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना बोलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल योजना बनाया, संगठित किया, लोगों को डायरेक्शन दिया, स्टाफिंग किया और छोड़ दिया कार्य करने के लिए। नहीं, कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा कि सही डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यदि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसको पता करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कार्य को कराना पड़ेगा कि जो हम प्लानिंग कर रहे थे, जो हमने प्लानिंग किया हुआ ऑलरेडी, उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़े, जिससे कि हम अपने निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन है। देन नेक्स्ट वन, इवैल्यूएटिंग। कंट्रोलिंग के बाद अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्कूल मैनेजमेंट का, इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना। नियंत्रण करना तो कार्यों से संबंधित नियंत्रण है, मूल्यांकन क्या है कि पूरी योजना का मूल्यांकन करना। आप इस तरीके से देखो कि हमारे शैक्षिक जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें क्या होता है कि हमारा सत्र होता है, 1 एकेडमिक ईयर, 2 एकेडमिक ईयर, ऐसे एकेडमिक ईयर हमारा चलता है 1 by 1। और उसमें क्या होता है कि जनवरी हमारा एकेडमिक ईयर, अभी जैसे हम अप्रैल टू हमारा मार्च है, या पहले हमारा जुलाई टू मई चलता था, मार्च मई जून ऐसे चलता था। तो हम क्या करते थे कि हर सत्र के प्रारंभ में कुछ योजना बनाते थे और उसके अकॉर्डिंग हम कार्य विभाजित करते थे। उसके अकॉर्डिंग यदि हमें कुछ और लोगों की आवश्यकता है तो हम स्टाफिंग भी करते थे, रिक्रूट करते थे लोगों को, ठीक है, फिर उनको कार्य भी निर्देशित किए जाते थे इस तरीके से। लेकिन जब एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो प्रायः हर एक विद्यालय प्रबंधन एक बार अपने सत्र का मूल्यांकन जरूर करता है और ये जांचने का प्रयास करता है कि जो चीजें निर्धारित की गई थी, जो प्लान किया गया था, उसमें हम किस हद तक सफल हो पाए। हमने प्लान किया था कि फर्स्ट मंथ में इतना कोर्स कंप्लीशन होगा, सेकंड में इतना होगा, थर्ड में इतना होगा, हाफ ईयरली में इतना होगा, इस तरीके से होंगे। कितने बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास पास हुए, कितने सेकंड क्लास पास हुए, कितने फेल हुए, फेल क्यों हुए। इट मींस इवैल्यूएटिंग द होल एक्टिविटी। यदि हम एकेडमिक्स में बात करें अपने, तो जो पूरा हमारा सेशन था, एकेडमिक सेशन था, उस पूरे सेशन को इवैल्यूएट करना। पिछले उस 10 से 12 महीने में हमने क्या क्या किया, कैसे किया, प्लान के अकॉर्डिंग किया कि नहीं किया, कहां कहां हमें समस्याएं आई, कहां कहां कठिनाइयां आई, क्या नए हजार्ड्स
क्या नए हर्डल्स हमारे रास्ते में आए, देन फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें हम प्लान करते हैं और उसके विपरीत चीजें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे सामने परिस्थिति आ गई है कि हमारा एकेडमिक सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले एक नई महामारी हमारे सामने निकल के आ गई, कोरोना, और जिसकी वजह से अधिकतर विद्यालयों में परीक्षाएं स्थगित हो गई या बाकी क्रियाकलाप स्थगित हो गए। किसी तरीके से कुछ परीक्षाएं हुई या फिर जो इंस्ट्रक्शन आए गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स बनाए गए, लोग बच्चों को पास किया गया। लेकिन फिर अगले सत्र में फिर क्या, फिर तो समस्या वही है कि अभी अगले सत्र में हम क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस होगा, तो ऑनलाइन के लिए हमने पहले से तो प्लानिंग की नहीं थी। तो इवैल्यूएटिव में क्या करते हैं कि हम पूरे अपने कार्य क्रियाकलाप का मूल्यांकन करते हैं और जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो हमारे योजना के विपरीत गई, उनको ध्यान रखते हुए फिर से योजना बनाते हैं अगले सत्र के लिए, आगे के लिए, ताकि फिर कोई ऐसी चुनौती आए तो हम उसका सामना कर सके और उसकी वजह से हम अपने उद्देश्य से भटके नहीं, हमारा जो उद्देश्य था हम उसकी पूर्ति कर सके, इसके लिए। तो इवैल्यूएटिंग इज मीन पूरे क्रियाकलाप का पुनः मूल्यांकन करना और उसके अनुरूप आगे के लिए सजेस्टिव मेजर्स लेना। नेक्स्ट फिर अगली बात, सॉरी अगला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसकी बात करते हैं। बजटिंग, जितने भी फंक्शंस अभी हमने डिस्कस किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवेलुएटिंग, ये सारे मैनेजमेंट के प्रमुख कार्य तो हैं ही, लेकिन इन सबके साथ एक और प्रमुख कार्य निकल के आता है, वो है बजटिंग। विद्यालय प्रबंधन की हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रबंधन के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हमारे पास वित्त के सीमित संसाधन है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ हम कैसे अपने टारगेट को अचीव करें, जो हमने प्लान किया उसको हम कैसे अचीव करें, या फिर हम अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करें, प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि सेशन के स्टार्टिंग में हमारे पास फंड है तो हमने खूब खर्च किया और लास्ट तक सेशन में जाते जाते हमारे पास फंड नहीं है तो फिर हम कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहां पे फंड नहीं है। तो प्रॉपर बजटिंग करना, क्या क्या एक्टिविटीज हमको पूरे सेशन में करने हैं, उसके अकॉर्डिंग बजटिंग करना, हमें कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, कितने फंड्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से या जो भी हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जो भी मीडियम से वहां से हमें कितने फंड मिलने वाले हैं, कितने का शॉर्टेज होगा उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, किन कार्यों को प्रमुखता देनी है, किन कार्यों को प्रमुखता नहीं देनी है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंड है, और कैसे मिनिमम फंड में मैक्सिमम हमको ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट। तो हम समझते हैं बजटिंग, कितना प्रॉपर बजटिंग किया जाए, टीचर्स को सैलरी भी देनी है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, मेंटेनेंस पे खर्च करना है, बहुत सारे बीच में नए नए एक्टिविटीज आते हैं उन पे एक्सपेंस करना है, तो उन सब की प्रॉपर उनके लिए बजटिंग करना। जैसे हम हर कार्य के लिए बजटिंग करते हैं, हमें कोई एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर में परचेज करना है तो हम उसके लिए प्लान करते हैं और फंड रेज करते हैं और फिर उसको खरीदते हैं, या लोन भी लेना है तो हम उसके लिए प्लान करते हैं, लोन लेंगे तो ईएमआई को कैसे पेमेंट करना है, कहाँ से हमारा फाइनेंशियल सोर्स क्या क्या है, उसमें हमारा खर्च क्या है, कितना हमारा बचत होगा, हम कितना ईएमआई पे कर सकते हैं, तो हम कितना लोन ले, ये सारी चीजें। वैसे ही विद्यालय प्रबंधन में भी है, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग करना, उसके लिए रिसोर्सेज हमारे क्या क्या है, हमारा फंड सोर्स कहाँ से है और कहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं, और उस फंड को प्रॉपरली हम कैसे यूटिलाइज करें, केवल सैलरी ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के
कल्याण के लिए भी हम कैसे उसका उपयोग करें, उन सबके लिए प्रॉपर बजटिंग करना, ये भी विद्यालय प्रबंधन तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है, बजटिंग करना इस प्रकार से। देन नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट फंक्शन हमारा है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। विद्यालय में हम एज अ मतलब शिक्षक के रूप में हम छात्रों को पढ़ाते हैं, कौशलों का विकास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि हमको बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। प्राय कोई हर एक शिक्षक कोई न कोई एक अच्छा अध्यापक होता है, किसी न किसी लैब का इंचार्ज होता है, किसी न किसी कमेटी का इंचार्ज होता है। ऐसे बहुत सारे हमको प्रशासनिक कार्य भी मिलते हैं इस अपने कार्य क्षेत्र में, और उससे संबंधित हमको रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अभी हमसे अटेंडेंस रिकॉर्ड मांगा जाता है कि हमारी कक्षा में कितने बच्चे कितनी कक्षाएं अटेंड किए हैं। उसके उसके बेसिस पे उसको एग्जाम में अपीयर होना है, नहीं होना है, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड, एडमिशन का रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन, ये सारे रिकॉर्ड्स एंड देन को करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनके रिकॉर्ड्स, जो भी टीचर उसमें इन्वॉल्व उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे मतलब टीचर्स का, अदर स्टाफ का जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेनिंग करना एंड द अदर रिकॉर्ड्स। आपने एक टर्म सुना होगा ऑटोमेशन। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि हम हर एक चीज का फाइलिंग मेंटेन कर, तो हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की। जो भी अध्यापक है या अदर एम्प्लॉई हैं ऑफिस में, हर किसी को एक शिक्षक के तौर पे यदि हम बात करें तो हम कक्षा अध्यापक होते हैं, हम विभिन्न कमेटियों के मेंबर होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी के इंचार्ज होते हैं। उन सभी में हमको जो भी एक्टिविटीज हमने की उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना पड़ता है, और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी बच्चे को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाता इस बेसिस पे कि उसने उसका अटेंडेंस शॉर्ट है, उतनी कक्षाएं उसने अटेंड नहीं की है कि उसे परीक्षा में अनुमति दी जाए परीक्षा में बैठने की, और वो छात्र यदि क्लेम करता है तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड फिर दिखाना पड़ेगा कि उसने कितनी कक्षाएं अटेंड की है, कितनी कक्षाएं अटेंड नहीं की है, किस रीजन से उसको नहीं बैठने दिया जा रहा है, इससे संबंधित ऐसे एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड है। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन के लिए, हमको सालों साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। किसी कोई छात्र हमारे यहाँ कब एडमिशन लिया, कब वो पास आउट होके गया, उसका बाकी रिकॉर्ड क्या है, वो सारे रिकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ता है। तो पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि हम फाइल मेंटेन करते थे अलग अलग, और वो बहुत मुश्किल कार्य होता था, और मेंटेन करने से मुश्किल कार्य होता था उसको सहेज के रखना ऐसा, क्योंकि उसके लिए एक जगह की भी समस्या होती थी। अभी एक ऑटोमेशन की प्रोसेस चल रहा है पिछले काफी सालों से, हम कंप्राइज डाटा मेंटेन करते हैं, एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन एंड अदर एक्टिविटीज सबको हम कंप्राइज डाटा मेंटेन करते हैं, और उसको स्टोर करना और हैंडल करना भी काफी इजी हो गया है। तो मैनेजमेंट का भी ये भी काम है कि जो डाटा है, चाहे वो स्टूडेंट रिलेटेड हो, चाहे टीचर्स रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, उसकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाए, मेंटेन किया जाए। उसकी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे डाटा की प्राइवेसी भी होती है, तो उसकी प्राइवेसी उसकी कैसे की जाए। तो ये भी स्कूल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टास्क है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो स्कूल रिलेटेड जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स है, उनकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग किस प्रकार से की जाए, उसकी हैंडलिंग कैसे की जाए, इन सारी चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करना। तो विद्यालय प्रबंधन के अंदर अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे मैंने इंगित किए, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से बातें की आज। प्लानिंग, योजना बनाना, किस प्रकार से योजना बनाई जाएगी। देन ऑर्गेनाइजिंग, किस प्रकार से संगठित किया जाएगा। देन स्टाफिंग, कैसे नियुक्त किया जाएगा, कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उससे संबंधित कार्य क्या है प्रबंधन तंत्र के। उसके साथ साथ नियंत्रण कैसे किया जाएगा, निर्देशन किस प्रकार से दिया जाएगा, और साथ ही साथ मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, जो क्रियाकलाप है, जो गतिविधियां हैं, उनका मूल्यांकन कैसे होगा।
और फिर हमने चर्चा की कि बजटिंग और रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ये प्रमुख कार्य हैं जिसकी चर्चा हमने की। इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, ये केवल ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट इतने ही है, लेकिन ये प्रमुख है जिसकी चर्चा हमने की।